मान लीजिए कि कोई इंसान अपनी हड्डी तुड़वाकर अस्पताल पहुंचता है। अब डॉक्टर एक्सरे देखता है, एक टूटी हुई सफेद लाइन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि देखिए यहाँ दिक्कत है। हाँ, वहां तो बड़ा सीधा सा मामला है। बिल्कुल, सब कुछ एकदम स्पष्ट है, बीमारी भी सामने है और उसका इलाज भी पता है। सही बात है, मतलब या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, सब कुछ आंखों के सामने दिखाई देता है। और ये एक तरह से सुकून भी देता है कि चलो कम से कम समस्या तो सामने है, हम उसको छू सकते हैं, प्लास्टर बांधकर ठीक कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब बात हमारे मन की आती है, हमारी सोच या वो दिन भर का भारी तनाव, रातों की नींद चुरा लेने वाली ओवरथिंकिंग, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल बंद कर देती है। हम एक ऐसे उलझे हुए मानसिक मतलब मेंटल लैंडस्केप में फंस जाते हैं जहां कुछ भी साफ नहीं होता। इंसान बस एक ही बात कहता है कि मैं परेशान हूं। हाँ। लेकिन क्यों परेशान है, उसकी असली जड़ उसको खुद नहीं पता होती है। और इसे हम मानसिक उलझनों का सबसे गहरा और धुंधला रूप कह सकते हैं। ये ना एक ऐसी दलदल की तरह है जहां लोग समस्या को बाहर खोजते रहते हैं। हाँ, बाहर की तरफ, जबकि पूरी की पूरी मशीनरी हमारे भीतर खराब हो रही होती है। तो आज की इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव में हम सीधे इसी दलदल के बीच उतरने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा अपना दिमाग, जो कि हमारे अस्तित्व को बचाने का सबसे बेहतरीन और एडवांस्ड टूल है, वो हमारी ही खुशी का दुश्मन क्यों बन जाता है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है आज के वक्त में। और इस डीप डाइव के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो सच में बहुत विविध हैं। हमने आध्यात्मिक ज्ञान और मॉडर्न मोटिवेशनल विचारों का एक बहुत ही बेहतरीन मिश्रण तैयार किया है। हाँ, जैसे बीके शिवानी के प्रैक्टिकल विचार। सही काम। और साथ ही आरजे कार्तिक की एक बहुत ही भावुक कहानी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की सफलता के 6 सूत्र और भजन मार्ग के गहरे आध्यात्मिक उपाय भी हम डिस्कस करेंगे। इन सबको मिलाकर देखें तो सच में कंप्लीट पिक्चर बनती है। और इस चर्चा का हमारा मिशन क्या है? मिशन है द लर्नर के लिए, यानी उन सभी के लिए जो सीखना चाहते हैं, एक ऐसा प्रैक्टिकल खजाना तैयार करना जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के इस दौर में उन्हें शांत और स्थिर रहना सिखाएं। एग्जैक्टली क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। हम लोग अक्सर इतने तनाव में क्यों रहते हैं? मतलब जब भी कोई इंसान परेशान होता है तो सबसे पहली चीज वो क्या करता है? वो बाहर देखना शुरू करता है। हाँ, वो अपनी भावनाओं के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोष देता है। हम कहते हैं ना कि आज सुबह ट्रैफिक बहुत था इसलिए मेरा मूड खराब हो गया, या फिर उसने मेरा अपमान किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। राइट। सुनने में तो ये बहुत ही लॉजिकल और नॉर्मल लगता है ना? सुनने में नॉर्मल जरूर लगता है, लेकिन असल में यहीं पर हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। वो कैसे? हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें बीके शिवानी इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती हैं। वो कहती हैं कि जीवन के इस पूरे समीकरण को, इस इक्वेशन को समझने के लिए हमें अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके कल्पना करनी चाहिए। अच्छा, दोनों हाथों का इस्तेमाल? हाँ, मान लीजिए कि हमारे बाएं हाथ पर यानी लेफ्ट हैंड पर हमारी परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां मतलब कुछ भी, जैसे ऑफिस की पॉलिटिक्स या किसी का ताना मारना या जिंदगी का कोई बड़ा नुकसान। बिल्कुल, वो सुबह का ट्रैफिक जैम हो, शेयर बाजार में हुआ नुकसान हो, या फिर किसी अपने का इस दुनिया से चले जाना, ये सब कुछ हमारे लेफ्ट हैंड पर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड पर परिस्थितियां। अब कल्पना कीजिए कि राइट हैंड पर, दाएं हाथ पर हमारे अपने विचार हैं, हमारी अपनी सोच और हमारी भावनाएं। ओके, बायां हाथ यानी बाहरी हालात और दायां हाथ यानी मेरे अंदर की सोच। सही कहा। अब होता यह है कि जब कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है, जो कि लेफ्ट हैंड की परिस्थिति है, तो हम तुरंत ये मान लेते हैं कि हमारे राइट हैंड यानी हमारी सोच पर उसका सीधा असर होना ही चाहिए। राइट, हम सोचते हैं कि उसने अपमान किया है तो गुस्सा आना तो तय है। लेकिन सच्चाई ये है कि उनका अपमान करना, उनका वो कड़वा व्यवहार, वो उनकी अपनी क्रिएशन है, वो उनके दिमाग की उपज है। हाँ, उनका अपना इशू है। और बदले में हम क्या सोचते हैं, ये हमारी अपनी क्रिएशन है, वो हमारी अपनी चॉइस है। लेकिन जरा रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। जब कोई सामने से चिल्ला रहा हो या जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहा हो तो गुस्सा आना या दुखी होना तो एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है ना? इसे हम अपनी पसंद या चॉइस कैसे कह सकते हैं? ये तो रिफ्लेक्स एक्शन जैसा लगता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन इसलिए लगता है क्योंकि हमने सालों से यही आदत डाल ली है। आदत डाल ली है? बिल्कुल। जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि परिस्थितियों को दोष देना असल में एक गुलाम की मानसिकता है, स्लेव मेंटालिटी। वाओ। हम खुद को बता रहे हैं कि मेरी खुशी और मेरी शांति का रिमोट कंट्रोल उस सामने वाले इंसान के हाथ में है। लेकिन जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, मैं अपने विचारों का निर्माता खुद हूं, तब जाके हम सच्ची मानसिक आजादी महसूस करते हैं। ये बात ना उस मार्मिक उदाहरण से पूरी तरह क्लियर हो जाती है जो हमारे सोर्सेज में दिया गया है। एक माँ की कहानी जिसके 21 साल के जवान बेटे की एक भयानक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हाँ, ये सच में बहुत दिल दहलाने वाला किस्सा था। सोचिए, लेफ्ट हैंड पर इससे बड़ी, इससे भयानक और दुखद परिस्थिति और क्या हो सकती है? दुनिया के किसी भी पैमाने पर यह सबसे भयानक स्थिति है, जहां कोई भी आम इंसान कहेगा कि टूट जाना, बिखर जाना और डिप्रेशन में चले जाना पूरी तरह से स्वाभाविक है। यहाँ तो कोई उस माँ को रोने से रोक भी नहीं सकता। लेकिन उस माँ ने जो किया वो हैरान कर देने वाला था। खबर सुनते ही उसका पहला विचार यह था कि वो या उसका परिवार उस जाने वाली आत्मा को दर्द, दुख और चीख पुकार के वाइब्रेशंस नहीं भेजेंगे। ये बहुत बड़ी बात है ना? रोने और विलाप करके उस आत्मा को बांधने के बजाय उन्होंने फैसला किया कि वो लोग आने वाले कुछ दिनों तक घर में सिर्फ ध्यान करेंगे, ताकि उस बच्चे की आत्मा को आगे की अनजान यात्रा में सिर्फ शांति और असीम प्रेम मिल सके। और यही वो पॉइंट है जहां एक आम इंसान को ये एहसास होता है कि विचारों की ताकत आखिर होती क्या है। उस माँ ने ये साबित कर दिया कि हमारे विचार परिस्थितियों के गुलाम नहीं है। बिल्कुल। अगर इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बीच भी एक इंसान अपने राइट हैंड यानी अपनी सोच को शांत और स्थिर रख सकता है, तो फिर ये ऑफिस की छोटी मोटी पॉलिटिक्स या ट्रैफिक जैम तो सच में बहुत छोटी चीजें हैं। इस पूरी बात को अगर मैं एक मैथ्स की इक्वेशन की तरह देखूं तो बात बहुत आसानी से समझ में आती है। जैसे जब हम स्कूल में होते हैं तो हम बहुत सारे फॉर्मूला सीखते हैं। हाँ, मैथ्स में तो फॉर्मूला ही सब कुछ होता है। राइट। परीक्षा में सवाल तो हर साल बदल जाते हैं, लेकिन फॉर्मूला वही रहता है। अब अगर हम परीक्षा की आंसर शीट पर शुरुआत में ही फॉर्मूला गलत लिख दें तो हम चाहे कितनी भी सप्लीमेंट्री शीट्स क्यों ना भर लें, हमारा जवाब हमेशा 0 ही आएगा।
क्या बात है, ये बहुत ही सटीक कंपैरिजन है। हमारे जीवन का बुनियादी फॉर्मूला ही गलत हो गया है। हमने फॉर्मूला ये बना लिया है कि अगर मेरी परिस्थिति अच्छी होगी तब मेरे विचार अच्छे होंगे, अगर मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा। और इसी गलत फॉर्मूला की वजह से लोग सारी जिंदगी बस कड़ी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो सप्लीमेंट्री शीट्स भरते जाते हैं। हाँ, और एंड में जवाब जीरो ही मिलता है, यानी तनाव और दुख। एकदम सही। जब तक ये बेसिक इक्वेशन नहीं बदलेगा कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, मेरी मानसिक स्थिति मेरी अपनी जिम्मेदारी है, तब तक हम शांति का सिर्फ दिखावा ही कर सकते हैं, उसे जी नहीं सकते। तो चलिए अब इस बात को मान लेते हैं कि विचारों पर हमारा अपना कंट्रोल है और हम किसी के गुलाम नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है, वो जो नेगेटिव हालत वाला लेफ्ट हैंड है जो सच में दर्द देता है, उसका सामना कैसे करें? क्या हम बस आंखें बंद करके बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं, आंखें बंद नहीं करनी है। इसके लिए हमें अपना नजरिया, अपना लेंस बदलना होगा। एक बहुत पुरानी कहावत है कि शांति से जीने के दो ही तरीके हैं, जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते उन्हें भूल जाएं, और जिन्हें आप भूल नहीं सकते उन्हें माफ कर दें। ये तो काफी गहरा थॉट है। हाँ, इसे हम ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता की भाषा में समझ सकते हैं। हमारे सोशल्स में आरजे कार्तिक की एक कहानी है जो इस नजरिए को बहुत ही खूबसूरती से सामने लाती है। वो कहानी सच में अंदर तक झकझोर देती है। एक पिता की कहानी है। वो आदमी ऑफिस के काम, बॉस की डांट और घर की जिम्मेदारियों के प्रेशर से इतना थका और चिड़चिड़ा हो चुका है कि जब वो घर लौटता है तो अपने छोटे से बेटे की एक मामूली सी गलती पर भड़क उठता है। हाँ, और वो अपना सारा तनाव, अपना सारा गुस्सा उस बच्चे पर निकाल देता है और उसको डांट कर कमरे से भगा देता है। एग्जैक्टली। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे आज के वक्त में लगभग हर वर्किंग प्रोफेशनल खुद को जोड़ सकता है। वो पिता असल में उस लेफ्ट हैंड की परिस्थितियों के बोझ तले पूरी तरह दबा हुआ था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रात को वो पिता अपने बेटे के कमरे में जाता है। वो देखता है कि बच्चा अपनी कॉपी खुली छोड़कर सो गया है। वो उस कॉपी को उठाता है और उसमें लिखे बच्चे के होमवर्क का टाइटल पढ़ता है। टाइटल था, वो चीजें जो हमें शुरुआत में बुरी लगती हैं लेकिन बाद में अच्छी लगती हैं। और उस बच्चे ने उसमें जो बातें लिखी थी ना, वो जीवन की किसी बड़े फिलॉसफी से कम नहीं थी। बच्चे ने लिखा था कि कड़वी दवाइयों का शुक्रिया, क्योंकि वो स्वाद में चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन आखिर में वही हमें ठीक करती हैं। आगे उस बच्चे ने लिखा, उस तेज बजने वाली अलार्म क्लॉक का शुक्रिया, क्योंकि जब वो सुबह नींद खराब करती है तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन असल में वो ये एहसास दिलाती है कि हम आज भी जिंदा हैं, हमारी एक और सुबह हुई है। और सबसे आखिरी लाइन जिसने उस पिता की आंखों में आंसू ला दिए, वो ये थी कि उस डांटने वाले पिता का शुक्रिया, जो शुरुआत में बहुत सख्त लगते हैं लेकिन वही मेरे लिए खिलौने लाते हैं, क्योंकि मेरे एक दोस्त के पास तो पिता ही नहीं है। वाह, ये सच में एक आहा मोमेंट है। जब उस पिता ने ये पढ़ा तो उसे अचानक उस ईएमआई वाले घर, नौकरी के उस भारी दबाव और अपने परिवार के होने की अहमियत समझ में आ गई, जिसे वो अब तक बस एक सजा मान रहा था। बिल्कुल। अगर मैं इसे अपने शब्दों में कहूं तो ये कैमरे के लेंस की तरह है। जब हम किसी जगह की तस्वीर खींच रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में बहुत कचरा हो सकता है, तारें लटक रही हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही हम अपना फोकस मेन सब्जेक्ट पे करते हैं, वो सारा बैकग्राउंड का कचरा ब्लर हो जाता है, तस्वीर एकदम निखर कर सामने आ जाती है। बहुत ही उम्दा उदाहरण है ये। समस्या यही है कि लोग अपना पूरा जीवन उस बैकग्राउंड के कचरे पर फोकस करके बिता देते हैं और जो खूबसूरत तस्वीर सामने है उसको पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक डाउट है। क्या इस तरह फोकस बदलने या ग्रेटिट्यूड महसूस करने का मतलब यह है कि हम अपनी असली प्रॉब्लम से भाग रहे हैं? मतलब क्या सिर्फ डायरी में थैंक यू लिख देने से वो होम लोन की ईएमआई या ऑफिस का वो टॉक्सिक माहौल खत्म हो जाएगा? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होने का मतलब समस्याओं से मुंह मोड़ना या वीक होना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ईएमआई कोई जादू से भर जाएगी। वही तो। इसका असली मतलब है अपने जीवन के दायरे को बड़ा करना। जब कोई इंसान ये देखने लगता है कि उसके पास क्या क्या है और उसे जीवन में क्या क्या मिला हुआ है, तो उसका नर्वस सिस्टम यानी उसका तंत्रिका तंत्र वो शांत हो जाता है। अच्छा। और एक शांत दिमाग ही किसी भी चैलेंज का सबसे सटीक सोल्यूशन निकाल सकता है। ये ग्रेटिट्यूड इंसान को पलायनवादी नहीं बनाती, बल्कि उसे मेंटली इतना स्ट्रांग कर देती है कि वो उस प्रेशर को झेलने के काबिल बन जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास विचारों का कंट्रोल भी आ गया और हमने सिचुएशंस को देखने का सही नजरिया भी अपना लिया। हमारे अंदर शांति और एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई। लेकिन सिर्फ शांत बैठे रहने से तो घर नहीं चलता ना। हाँ, बिल्कुल नहीं चलता। इस नई एनर्जी का हम करें क्या? इसे जिंदगी में सक्सेस पाने और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक इंजन की तरह कैसे यूज करें? और यहीं से हमारी इस डीप डाइव का अगला और बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हिस्सा शुरू होता है। इसके लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एनालिसिस एक बहुत ही सॉलिड फ्रेमवर्क देता है। वो रूपा गोस्वामी के एक प्राचीन श्लोका का हवाला देते हैं जिसमें सफलता के 6 अचूक सूत्र बताए गए हैं। 6 सूत्र? हाँ, ये 6 कदम उस शांत एनर्जी को एक डायरेक्शन देने का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इन 6 सूत्रों की गहराई में उतरते हैं। पहला सूत्र क्या कहता है? पहला है उत्साह, यानी अंदर की वो आग। बिना उत्साह का इंसान एक बिना हवा के टायर की तरह होता है। डिफ्लेटेड टायर। बिल्कुल। आप उस टायर को चाहे जितना मर्जी धक्का लगा लें, वो आगे नहीं बढ़ सकता, बस घिसट सकता है। जब तक किसी काम को करने के लिए अंदर से एक तेज उमंग ना हो, इंसान पहला कदम उठा ही नहीं सकता। ये बात तो 100% सच है। लेकिन हम सब जानते हैं कि उत्साह एक बहुत ही टेम्पररी इमोशन है। मैं मंडे की सुबह बहुत उत्साहित हो सकता हूँ कि मुझे अपना वजन कम करना है या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, लेकिन वेंसडे की शाम आते आते वो हवा निकल जाती है। होती है ये प्रॉब्लम। तो सिर्फ उत्साह के भरोसे तो नहीं बैठा जा सकता। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए दूसरा सूत्र तुरंत इसके बाद आता है। दूसरा सूत्र है निश्चय, यानी दृढ़ संकल्प और अनुशासन। कहा जाता है कि अनुशासन की कीमत हमेशा पछतावे की कीमत से कम होती है। डिसिप्लिन वर्सेस रिग्रेट। एग्जैक्टली। उत्साह आपसे शुरुआत करवाता है, लेकिन वो निश्चय और डिसिप्लिन ही है जो आपको उस दिन भी काम करने पर मजबूर करता है जिस दिन आपका बिल्कुल मन नहीं होता। अगर मैं इसे गाड़ी के एग्जाम्पल से समझूं तो उत्साह हमारी गाड़ी का इंजन है जो उसे स्टार्ट करता है, लेकिन निश्चय और अनुशासन उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जो उसे सड़क पर सीधा रखता है, नहीं तो गाड़ी कहीं भी टकरा जाएगी। बहुत खूब।
अब तीसरा सूत्र सुनिए, वो है धैर्य यानी पेशेंस। पेशेंस की तो आजकल सबसे ज्यादा कमी है। वही तो, जब आप उत्साह से शुरुआत करते हैं और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक बात तय है कि रास्ते में फेलियर जरूर मिलेगा, आप गिरेंगे। उस वक्त धैर्य ही वो कुशन या गद्दा है जो आपको टूटने से बचाता है। ये गिरकर वापस बाउंस बैक करने की क्षमता है। डॉक्टर बिंद्रा इसको बहुत ही खूबसूरती से कहते हैं कि अंधेरी रात में ही सितारे सबसे ज्यादा चमकते हैं। मतलब मुश्किल वक्त में ही पेशेंस का असली टेस्ट होता है। ये सच में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। चौथा सूत्र क्या है? चौथा सूत्र थोड़ा अलग है, तत्कर्मा प्रवर्तनात्। इसका मतलब है कि केवल और केवल वही काम करना जो आपके लक्ष्य के अनुकूल हो, जो आपके मेन गोल की तरफ आपको ले जाएं। अच्छा, आज के दौर में इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग हमेशा बिजी रहना चाहते हैं। डॉक्टर बिंद्रा कहते हैं कि जो आसान है बस उसमें बिजी मत रहिए। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है आज के टाइम की। लोग हर समय मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं। कभी फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं, कभी बिना मतलब की ऑनलाइन मीटिंग्स में बैठे हैं, सिर्फ ये फील करने के लिए कि वो बहुत प्रोडक्टिव हैं। ये असल में एक इल्यूजन है। इंसान का दिमाग छोटी छोटी और आसान चीजों को पूरा करके बस खुश होना चाहता है, डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन एक असली सक्सेस के लिए इंसान को लेजर की तरह शार्प फोकस चाहिए होता है। लेजर शार्प फोकस। हाँ, और इस फोकस का सीधा सा मतलब है कि आपको बहुत सारे अच्छे और टेम्पटिंग अपॉर्चुनिटीज को ना कहना सीखना होगा, ताकि आप अपने सबसे जरूरी लक्ष्य को हाँ कह सकें। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। तो बाकी के दो सूत्र क्या हैं जो इस फोकस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं? पांचवा सूत्र है संगा त्यागो। अपनी एनर्जी चूसने वाले लोगों को, जिन्हें हम आजकल एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं, और गलत सोच वाले लोगों का साथ तुरंत छोड़ दें। पर यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? क्या हो अगर वो नेगेटिव इंसान हमारा अपना ही कोई हो? मान लीजिए वो मेरा बॉस है जिसके बिना मेरी नौकरी नहीं चल सकती, या मेरे परिवार का ही कोई मेंबर है जो हमेशा ताने मारता है। उन्हें तो मैं छोड़कर जंगल में नहीं जा सकता ना। ये एक बहुत ही रियल लाइफ इशू है। यहाँ संगा त्यागो का मतलब फिजिकल दूरी बनाना नहीं है कि आप घर छोड़कर चले जाएं। इसका मतलब है मेंटल और इमोशनल दूरी बनाना। इमोशनल दूरी। हाँ, अगर आपको उनके साथ रहना ही है तो उनके नेगेटिव विचारों को अपने अंदर एंटर ना करने दें। अपनी बातों को, अपनी चर्चाओं को उनके साथ बस लिमिट में रखें। और इसके बचाव के लिए ही छठा सूत्र काम आता है, जो है सातों वृत्ते, यानी अपने फील्ड के सही एक्सपर्ट्स, मेंटर्स और पॉजिटिव लोगों को चुनें और उनके नक्शे कदम पर चलें। जब आपका दिमाग सही लोगों के विचारों से भरा होगा ना, तो उन गलत लोगों की बातें असर करना खुद ही बंद कर देंगी। ये सच में एक पूरा का पूरा लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम है। हमने विचारों को समझा, ग्रेटिट्यूड से माइंड को शांत किया और इन 6 सूत्रों से एक एक्शन प्लान भी बना लिया। लेकिन अब हम उस जगह आ गए हैं जहां ह्यूमन माइंड का सबसे डार्क हिस्सा सामने आता है। आप किस डार्क हिस्से की बात कर रहे हैं? मान लीजिए कि किसी इंसान ने ये सब कुछ कर लिया, उसने गोल सेट कर लिया, वो डिसिप्लिन भी है, एनर्जी वैम्पायर से दूर भी है, लेकिन जैसे ही वो रात को अकेले अपनी आंखें बंद करता है, उसका दिमाग फिर से पास्ट की भयानक चिंताओं, अनजाने डर, एक तरह की ऑब्सेसिव ओवरथिंकिंग में फंस जाता है। ओह, ओसीडी टाइप के थॉट्स। हाँ, वो प्रेजेंट में जी ही नहीं पा रहा। इन सब बाहरी प्रैक्टिकल प्लान्स के बावजूद मन की उस डीप रेस्टलेसनेस को जड़ से कैसे खत्म किया जाए? ये सच में सबसे चैलेंजिंग हिस्सा है, और यहीं पर हमारे सोर्सेज में से भजन मार्ग के आध्यात्मिक विचार हमारे सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खोलते हैं। उनके मुताबिक इंसान का मन हवा से भी ज्यादा तेज, चंचल और रहस्यमयी है। सोर्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया गया है इस बारे में। विज्ञान आज बड़ी बड़ी मेमोरी चिप्स बनाता है जिसमें हजारों फिल्में आ जाती हैं, लेकिन इंसान का मन वो ईश्वर की बनाई वो चिप है जिसमें सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि जन्मों जन्मों का डेटा, हमारे सारे कर्म और एक्सपीरियंस स्टोर हैं। हाँ, इसीलिए इसे एक अलौकिक सीसीटीवी कैमरा कहा गया है। ये सिर्फ आज का नहीं बल्कि न जाने कितने समय का कचरा, डर और भावनाएं अपने अंदर समेटे हुए हैं। और होता यह है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान लगाने बैठता है या किसी हायर पावर से जुड़ने की कोशिश करता है, तो अचानक उसके अंदर से बहुत सारे गंदे और डरावने विचार बाहर आने लगते हैं। ये तो बिल्कुल किसी पुरानी जंग लगी पानी की पाइपलाइन की तरह हो गया। पाइपलाइन? वो कैसे? मान लीजिए एक पाइप सालों से बंद पड़ा है, उसमें कई और जंग लगी है। जब आप पहली बार उसमें साफ पानी पूरे प्रेशर से डालते हैं तो नल से शुरुआत में साफ पानी नहीं आता, बल्कि बहुत सारा गंदा, बदबूदार और मटमैला पानी ही बाहर निकलता है। सही पॉइंट है। जो लोग पहली बार ध्यान करते हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करते हैं, उन्हें भी शायद ऐसा ही लगता होगा कि यार उनका मन शांत होने के बजाय और ज्यादा खराब हो रहा है। ये पाइपलाइन वाली एनालॉजी इस पूरे प्रोसेस को एकदम परफेक्टली समझाती है। अक्सर लोग इसी मटमैले पानी को देखकर घबरा जाते हैं और ध्यान लगाना या स्पिरिचुअल रास्ता वहीं छोड़ देते हैं। तो क्या हमें उन डरावने और गंदे विचारों से लड़ना चाहिए? क्या उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। भजन मार्ग का ज्ञान इस बारे में बड़ा क्लियर है कि उन विचारों से लड़ना नहीं है। ये समझना जरूरी है कि वो गंदगी आपके अंदर जा नहीं रही है, बल्कि वो जो सालों का कचरा जमा था वो बस अंदर से बाहर निकल रहा है। उस पाइप के गंदे पानी को पूरी तरह बह जाने देना चाहिए। यानी बस एक दर्शक बनकर, एक ऑब्जर्वर की तरह उन विचारों को गुजरते हुए देखना है। बेवकूफी है। इंसान को ये समझना होगा कि वो केवल ये नश्वर शरीर नहीं है। जब इंसान ये जान लेता है कि वो एक स्पिरिचुअल एंटिटी है, तो उसे एक हायर पावर के प्रति पूरी तरह सरेंडर करना जाता है। लेकिन इस सरेंडर के साथ साथ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रूल्स भी बताए गए हैं ना, हमारे डेली लाइफस्टाइल से जुड़े हुए। हाँ, मन को शांत करने के लिए शरीर और एनर्जी का प्योर होना भी बहुत जरूरी है। जैसे सात्विक भोजन करना, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है। उसके अलावा हर तरह के नशे से दूर रहना और सबसे जरूरी ब्रह्मचर्य का पालन करना। यहाँ ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? क्या ये सिर्फ फिजिकल लेवल पर है? नहीं, इसका बहुत गहरा अर्थ है। ये असल में अपनी लाइफ एनर्जी या प्राणा को कंजर्व करना है। इंसान अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी बेकार के विचारों में, डिजायर्स में और गलत आदतों में खर्च कर देता है। एनर्जी वेस्ट करता है। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपनी इस लाइफ एनर्जी को बचाकर उसे फोकस कर लेता है, तो उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह शांत हो जाता है। उसकी मानसिक ताकत असीम हो जाती है और वो इन सभी डर, ओवरथिंकिंग या ओसीडी जैसी उलझनों से खुद ब खुद बाहर आ जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़कर देखें तो हमने सचमुच एक बहुत ही डीप जर्नी तय की है। हमने शुरुआत इस बात से की कि कैसे बीके शिवानी का फॉर्मूला हमें यह सिखाता है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपने विचारों के निर्माता खुद हैं। बिल्कुल। और फिर हमने आरजे कार्तिक की कहानी से ये सीखा कि जब परिस्थितियां सच में टफ हो,
तो ग्रैटिट्यूड कैसे उस बैकग्राउंड के कचरे को ब्लर करके हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। उसके बाद हमने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के उन 6 सूत्रों को देखा जिन्होंने हमें ये सिखाया कि उस शांति और हिम्मत को डिसिप्लिन और फोकस के साथ अपने गोल्स की तरफ कैसे मोड़ा जाए। और एंड में जब बात सबकॉन्शियस माइंड की डीपली रूटेड प्रॉब्लम्स को साफ करने की आई तो भजन मार्ग के ज्ञान ने हमें अपनी लाइफ एनर्जी को बचाने और पुराने मेंटल कचरे को बिना लड़े बाहर बह जाने देने का रास्ता दिखाया। सही बात है। ये शांति को बस कहीं बाहर खोजने की बात नहीं है, बल्कि हर दिन उसे खुद बनाने की एक पूरी प्रोसेस है। और अब इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक पल के लिए रुकें और उस अलौकिक सीसीटीवी कैमरा और विचारों के वाइब्रेशंस के बारे में फिर से सोचें। वो एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है। हमने शुरुआत में उस माँ की बात की थी जिसने इतने बड़े दुख में भी अपने बेटे को शांति के वाइब्रेशंस भेजे थे। हाँ, वो सच में एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल था। जरा सोचिए, साइंस भी अब ये मानता है कि हमारा हर विचार एक एनर्जी है। अगर हमारा हर एक विचार, चाहे वो दिमाग के किसी भी कोने में कितना भी छुपा कर क्यों न रखा हो, एक वाइब्रेशन के रूप में हमारे शरीर से निकलकर इस बाहरी दुनिया में जाता है, तो आज दिन भर में हमने क्या किया? ये तो सोचने वाली बात है। हमारी वो चुपचाप की गई शिकायतें, बॉस को लेकर मनी मन गुस्सा करना, ट्रैफिक में अनजान लोगों को कोसना, हमारे वो अनकहे डर, ये सब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में कैसी इनविजिबल वेव्स पैदा कर रहे होंगे। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला ख्याल है कि हम खुद हर पल क्या इमिट कर रहे हैं। क्या हम अपने ही घर में, अपने ही बच्चों और परिवार के बीच अनजाने में अपने ही विचारों का एक इनविजिबल मेंटल पोल्यूशन तो नहीं फैला रहे हैं? और शायद हम उसी पोल्यूशन में सांस लेकर फिर से स्ट्रेस में आ रहे हैं। बिल्कुल। अगर सचमुच हमारे विचारों से हमारी दुनिया बनती है, तो कल सुबह जब आपकी आंख खुलेगी तो आपका पहला विचार क्या होगा? इस पर खुद से विचार जरूर करें।